महंगे भी होते और टिकाऊ भी नहीं होता। उसकी बजाय लोगों ने एल्युमिनियम के बर्तन खरीदना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें इंग्लैंड से आनी शुरू हुई और भारत का जो उद्योग धंधा था जिस पर लोग आ सकते वे सारे उद्योग धंधे नष्ट हो गए। जब उद्योग धंधे नष्ट हो गए तो उन उद्योगों में जो लोग लगे हुए थे वे सब बेकार बेरोजगार हो गए। तो बेरोजगार लोग फिर क्या करते, तो अपना पुरातन जो धंधा था यानी खेती बाड़ी करने का उसी पर सवाल है। तो खेती बाड़ी में जो पहले एक व्यक्ति लगा होता था परिवार का, अब सारे व्यक्ति उसमें लग गए। अब जब सारे व्यक्ति खेती बाड़ी ही करेंगे तो जो खेत है उस खेत का भी बंटवारा होगा। जो एक खेत था वो 4 खेत बना, 4 से 8 खेत बना। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई खेती का बंटवारा होता गया और जो जो बंटवारा होता गया उत्पादन भी कम होता गया, क्योंकि छोटे खेत में अधिक उपज संभव नहीं है। तो ये समस्या कृषि जगत की थी। दूसरी, अंग्रेजों ने क्या किया, एक नई शिक्षा प्रणाली का आविष्कार किया जिसमें किराने तैयार करने वाली व्यवस्था थी। आप रट्टा मार, आज भी देखते हैं हम, रट्टा मारने वाले लोग एग्जाम पास करते हैं। जिसके अंदर टैलेंट है उसका पास होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि टैलेंट होगा तो किसी एक फील्ड में होगा, किसी एक सब्जेक्ट में होगा। वो उसको पढ़ने हैं 6 सब्जेक्ट और 6 के 6 में पास होना है, तो संभव है कि वो पास ना हो पाए। अब उसके अंदर का जो टैलेंट है किसी अदर फील्ड में है, साइंस में है, लेकिन उसको साहित्य भी पढ़ना पड़ रहा है, उसको भूगोल भी पढ़ना पड़ रहा है, उसको इंग्लिश में भी पास होना है। तो इस कारण से जो इस शिक्षा व्यवस्था से तैयार हुए रट्टा मार लोग तैयार हुए, जो रट रट करके अधिक से अधिक जानकारी, अधिक से अधिक डेटा माइंड में इकट्ठा कर सकते। जो काम आज कंप्यूटर में कर रहे हैं वो काम उस टाइम इंसानों से करवाया जा रहा है, क्योंकि किराने का काम ही होता है अधिक से अधिक डेटा याद रखना। तो उनको अपनी ज़रूरत के हिसाब से आदमी चाहिए था, इसी के लिए वो अपनी अलग प्रकार की शिक्षा व्यवस्था बनाए। अब इस शिक्षा व्यवस्था से जो बाहर लोग निकले वो पूरी तरह से अंग्रेज मानसिकता वाले थे। उनको ऐसी ही शिक्षा दी जाती थी कि वो अंग्रेज बन जाए। शरीर काला है लेकिन मन अंग्रेज का हो गया। अब वो अंग्रेज तो जुर्म कर ही रहे थे, वो जो नए अंग्रेज तैयार हुए वो भी जुर्म करने में पीछे नहीं थे। अगर हम डाटा इकट्ठा करें अंग्रेजों के ज़माने का तो अंग्रेज लोग बहुत ही कम संख्या में यहाँ थे, लेकिन फिर भी पूरे हिंदुस्तान पर उनका राज था, क्योंकि हिंदुस्तानी लोग उनके साथ खड़े थे। तो इस प्रकार की मेंटलिटी वाले लोगों को उन्होंने तैयार किया। तो प्राचीन जो हमारी इकोनॉमी थी, बैलेंस इकोनॉमी थी, हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के हिसाब से काम दिया जाना, उसकी जो योग्यता है उस फील्ड में उसको काम दिया जाना, और बचपन से एक आध्यात्मिक शिक्षा बच्चों को दी जाती थी गुरुकुलों में, ताकि बड़े होकर के जब समाज में जाए, गृहस्थ जीवन में जाए, तो उस गृहस्थ जीवन का जो तनाव है उसको भी वो अच्छी तरह से हैंडल कर सके और उसके जीवन का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति हो। उनके जीवन में आध्यात्मिकता और नैतिकता पूर्ण कर भरी जाती थी। लेकिन अंग्रेजों को इन चीज़ों की जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने अलग प्रकार की शिक्षा व्यवस्था बनाई। तो ये समस्याएं हैं उस समय की इकोनॉमी की। तो बाबा इसका समाधान बताते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने और समाधान करने का प्रयास किया, कई सारी चीज़ें वहाँ जिसे बताए। अधिक से अधिक अनाज उगाने का कैंपेन शुरू किया गया, अधिक से अधिक जंगलों को काट करके भूमि या एरिया बढ़ाया गया, लेकिन उससे समस्या का समाधान नहीं हुआ। खाद्य का अभाव फिर भी बना रहा। उसको दूर करने के लिए राशनिंग की व्यवस्था शुरू की गई, राशन की दुकानें खोली गई, उससे भी समस्याएं नहीं सुनी। तो प्रभु के अनुसार से इन समस्याओं का क्या हल है, तो यहाँ पर बाबा बता रहे हैं 2 काम हमें करने पड़ेंगे। पहला, इकोनॉमिक होल्डिंग बनाना पड़ेगा। इकोनॉमिक होल्डिंग क्या है उसका भी बात करते हैं। और दूसरा
कि ये जो खेती का काम है ये व्यक्ति विशेष नहीं करेगा, ये सहकारिता के आधार पर होगा, कोऑपरेटिव के द्वारा होगा। ठीक है, इकोनॉमिक होल्डिंग पर हम आते हैं। इकोनॉमिक होल्डिंग क्या है? तो जमीन का वह क्षेत्रफल जिस पर हम जितना खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर उससे अधिक उत्पादन हमारा हो रहा है, हमें उससे प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको कहेंगे इकोनॉमिक होल्डिंग। और अगर जितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे कम हमारा उत्पादन है, हमें घाटा हो रहा है, तो वह हमारा इकोनॉमिक होल्डिंग नहीं हुआ। तो ये जो इकोनॉमिक होल्डिंग है ये हर एरिया में अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है कि हमने 5 एकड़ फिक्स कर दिया तो पंजाब में भी 5 एकड़ इकोनॉमिक होल्डिंग होगा, उत्तर प्रदेश में भी 5 एकड़ इकोनॉमिक होल्डिंग होगा, जरूरी नहीं है। ये निर्भर करेगा जमीन की उपजाऊ क्षमता के ऊपर। कहीं पर जमीन बहुत उपजाऊ है, मान लीजिए गंगा के किनारे, यमुना के किनारे, जो नदी के किनारे का एरिया है, वहाँ जमीन बहुत उपजाऊ है, वहाँ 5 बीघा जमीन किसी के पास है, तो वह इससे कितना उत्पादन कर सकता है कि अपने पूरे परिवार का भरण पोषण आराम से हो जाए। लेकिन वही अगर छोटा नागपुर के पठारी इलाकों में या बुंदेलखंड में अगर जाए तो हो सकता है कि 50 बीघा जमीन जिसके पास है वह भी इतना उत्पादन न कर पाए, क्योंकि उसकी फर्टिलिटी कम है। या कहीं पर जमीन उपजाऊ है किंतु सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पर भी उत्पादन नहीं होगा। या कहीं पर सिंचाई भी है, जमीन भी है, लेकिन फर्टिलाइजर की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ भी नहीं होगा। तो ये इकोनॉमिक होल्डिंग कितना होना चाहिए ये तय किया जाएगा उसकी फर्टिलिटी के आधार पर, सिंचाई की व्यवस्था कितनी है, तो इस आधार पर हम इकोनॉमिक होल्डिंग का गठन करेंगे। इस एरिया में 5 एकड़ होगा, उस एरिया में 10 एकड़ होगा, उस एरिया में 15 एकड़ होगा। तो इस प्रकार की इकोनॉमिक होल्डिंग हमें पहले बनानी पड़ेगी। अगर किसी के पास इस प्रकार की इकोनॉमिक होल्डिंग पहले से है, मान के चलते किसी के पास बहुत सारी ज़मीनें हैं और वो ज़मीन फर्टाइल भी है और वह परिवार के भरण पोषण की जितना वह उगा रहा है, तो उसको हम चाहेंगे कोऑपरेटिव में लेना तो वो नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले चरण में जो अब इकोनॉमिक वाले हैं जिनका उत्पादन ठीक नहीं हो रहा है, घाटा हो रहा है, तो उनको हमें कोऑपरेटिव के अंदर लेना पड़ेगा और वो आसानी से आ भी जाएंगे। तो जब कोऑपरेटिव में हम किसी को लाने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले लोगों को डर लगता है कि अगर हमने अपनी ज़मीन कोऑपरेटिव में दे दी तो कहीं हमारी ज़मीन छिन न जाए, समाप्त ही ना हो जाए। क्योंकि जब हम कोऑपरेटिव व्यवस्था करेंगे तो ज़मीन की जो बाउंड्री है उसको हम तोड़ के उसको बड़ा करेंगे, तो उनको ये डर सताएगा कि हमारी ज़मीन कहीं हमेशा के लिए छिन न जाए। ये कोऑपरेटिव वाले हमें बिल्कुल लैंडलेस ना कर दें। तो फर्स्ट स्टेज में हमें उनको वचन देना पड़ेगा कि नहीं, तुम्हारी ज़मीन तुम्हारी ही रहेगी, सिर्फ जो उत्पादन होगा उसमें तुम्हारा शेयर होगा, और ये शेयर होगा ज़मीन के एरिया के हिसाब से। मान लीजिए किसी कोऑपरेटिव में किसी की ज़मीन 4 एकड़ है, किसी की 5 एकड़ है, किसी की 10 एकड़ है, तो उसी हिसाब से उसको परसेंटेज दिया जाएगा। साथ में अगर वो चाहता है कि हम इसमें काम भी करें, क्योंकि ज़मीन दे करके आदमी निश्चित करने वाला उसके अंदर क्षमता है काम करने की, तो चाहेगा कि हम काम करें, और काम करने के लिए हमें लेबर की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो अगर वह अपना लेबर भी देना चाहता है तो वह भी उसमें दे सकता है। तो लेबर के लिए उसको अलग से पेमेंट होगा, और वो होगा जैसे 50-50%। लैंड जिसकी जितनी है उसके आधार पर 50% प्रॉफिट बांटा जाएगा, और श्रम जो जितना कर रहे हैं उस पर 50%, यानी जितना उत्पादन हो रहा है उसका 50% रखा जाएगा लैंड के आधार पर। जिसकी ज़मीन जितनी है उस हिसाब से उसको शेयर मिलेगा।
और 50% रखा जाएगा श्रम के आधार पर, किसने जितना उसमें मेहनत की है, मजदूरी की है, काम किया है। तो ये फर्स्ट स्टेज में जितने अनइकोनॉमिक होल्डिंग वाले हैं, जो घाटे वाले लोग हैं, जिनको घाटा हो रहा है खेती में, खेती करना नहीं चाहते, उनको लिया जाएगा। सेकेंड स्टेज में जब हम फर्स्ट स्टेज को अच्छे से पूरा करेंगे, लोगों को दिखा देंगे कि हमने देखो ये बंजर जमीनों पर भी खेती करके कोऑपरेटिव की सहायता से करके हमने इतना सारा फायदा कमाया, इतना सारा प्रोडक्शन हुआ है। जब उसको देखेंगे, एक मॉडल की तरफ जब देखेंगे कि ये कोऑपरेटिव में जाने से हमारा इतना फायदा है, तो नेक्स्ट चरण में जो फायदे वाले लोग हैं, जो अपनी जमीन पर फायदा कर रहे हैं, वो भी सोचेंगे चलो इसमें ही हम लोग भी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि इसमें हमें मेहनत भी नहीं करनी है। जो पहले वो पूरे परिवार के साथ अपने बच्चों के साथ काम में लगा रहता है, तब जाकर कुछ प्रोडक्शन कर पाता है, वो चाहेगा कि इस कोऑपरेटिव में अपने जमीन दे दें ताकि अधिक से अधिक हमारा फायदा हो। तो सेकेंड स्टेज में ये इकोनॉमिक होल्डिंग वाले लोग भी आपके साथ कोऑपरेटिव में आ जाएंगे। तो इस स्टेज में भी जमीन का जो मालिकाना हक है वो उनके पास ही रहेगा, क्योंकि डर उनको भी रहेगा कि हमारे जमीन फिर चली न जाए, क्योंकि मनुष्य का मन इतनी आसानी से अपने जमीन का लोभ जो है वह छोड़ नहीं पाएगा। जमीन के साथ उसका जुड़ाव इतना अधिक है कि वह जमीन जाने का डर उसके मन में हमेशा लगा रहेगा। तो फर्स्ट स्टेज में भी जब हम उनको आश्वासन देंगे कि जमीन तुम्हारी है, तुम्हारी ही रहेगी। सेकेंड स्टेज में भी हम उनको यह प्रॉमिस करेंगे कि जमीन तुम्हारी ही रहेगी। तीसरे स्टेज में, तीसरा स्टेज आते आते क्या होगा कि कोऑपरेटिव इतना मजबूत हो जाएगा कि सबको इसका फायदा समझ में आ जाएगा कि कोऑपरेटिव ही एकमात्र अच्छा उपाय है जिससे हम खेती करें, इससे हमारी सारी ज़रूरतें, सबकी ज़रूरतें पूरी हो सकती है। इस स्टेज तक आते आते उनका माइंड बहुत हद तक तैयार हो जाएगा, जमीन से जो उनका लगाव है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो तीसरे स्टेज में आकर के हम क्या करेंगे, जमीन का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, फिर से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। किसी के पास 500 एकड़ है, किसी के पास 4 एकड़ है, ये जो व्यवस्था पहले से चली आ रही है उसको हम बंद करेंगे। जिसकी जितनी ज़रूरत है उसके अनुसार हम जमीन का अलॉटमेंट करेंगे। एक परिवार चलाने के लिए, मान लीजिए उसके परिवार, किसी के परिवार में 5 लोग हैं, किसी के परिवार में 10 लोग हैं, तो उनकी ज़रूरतें भी अलग अलग होगी। तो उसकी ज़रूरत के हिसाब से जमीन का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा और वह स्वयं कितना खेती कर सकता है, स्वयं कितना काम उसमें कर सकता है, ये भी आधार रहेगा इसका। मान लीजिए कोई व्यक्ति है कि कुछ करना ही नहीं चाहता है, तो उसे 500 एकड़ जमीन का कोई मतलब नहीं। कोई खेती कर सकता है, उसको 10 एकड़ दिया जा सकता है। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा इसके आधार पर कि वो स्वयं कितनी मेहनत कर सकता है और उसके परिवार को चलाने के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता उसे है। तो जमीन का फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। और फोर्थ स्टेज पर आकर के, ये फोर्थ है लास्ट स्टेज, यहाँ तक आते आते उसे समझ में आ जाएगा कि कोऑपरेटिव का तरीका ही बेस्ट तरीका है, इसी से हमारा फायदा है और ये जो जमीन के प्रति हमारा मोह है इसकी कोई बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी सारी ज़रूरतें तो पूरी हो रही है कोऑपरेटिव के माध्यम से। मनुष्य को अधिक जमीन क्यों चाहिए? इसलिए न कि परिवार चला सके, भरण पोषण हो जाए, बच्चों को शिक्षा अच्छी मिल जाए, चिकित्सा की सुविधा मिल जाए, जो उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उसकी गारंटी ही तो उसे चाहिए। उसके बाद उसकी जमीन का कोई मतलब नहीं। तो फोर्थ स्टेज में आते आते हम क्या करेंगे, जमीन का जो स्वामित्व है सबका समाप्त हो जाएगा। अब किसी की कोई ज़मीन नहीं है, जो जितना काम करेगा, जिसकी जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से उनको मिलेगा। तो इसमें बाबा कह रहे हैं कि ये काम 1 दिन में, 2 दिन में नहीं होगा, साल 2 साल में भी नहीं होगा, इसमें लंबा समय लगेगा। मन को तैयार होने में बहुत लंबा समय लगता है। तो इंटरनल अर्ज और एक्सटर्नल प्रेशर के बीच में बैलेंस चाहिए।
हम एक्सटर्नली प्रेशर देते रहे कि नहीं जमीन तुम्हारे नहीं इस कोऑपरेटिव की है, तो हो सकता है कि आदमी विद्रोह कर दे। लेकिन वही चीज़ धीरे धीरे समझाते गए, उसको ये समझ में आ जाए कि ये व्यवस्था अच्छी है, उसको जमीन रखना है ना। हमारी भोजन की आवश्यकता पूरी हो रही है, मेडिकल की आवश्यकता पूरी हो रही है। अब मान लीजिए हमको मेडिकल के लिए 1 रुपया खर्चा करना नहीं पड़े, सरकारी अस्पताल में जाए और हमारा सारा इलाज मुफ्त हो जाए। एक्सीडेंट हमारा हो और हमारे परिवार को पूरा इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए, हमारे बच्चों को स्कूल में अच्छी शिक्षा मुफ्त में मिल जाए, हमको इतना जॉब मिल जाए, काम मिल जाए कि हमारे परिवार की जरूरत पूरी हो जाए। तो क्या ज़रूरत है हमको 500 एकड़ लैंड की? नहीं ज़रूरत है। तो उस स्टेज तक आते आते समय लगेगा, और जब वह स्टेज आ जाएगा, धीरे धीरे लोगों को समझ में आ जाएगा ये चीज़, तो फिर वो अपने आप जमीन से जो उसका लगाव है, जुड़ाव है, वो समाप्त हो जाएगा। फिर जमीन की जो मारामारी है वो बंद हो जाएगी। तो रूस में इसी जो ये मानसिक जो साइकोलॉजी है मनुष्य की, इस साइकोलॉजी का ध्यान नहीं रखा गया। जैसे ही कम्युनिस्ट सत्ता में आए, उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े कम्यून बनाते, बड़े बड़े फार्म बनाए, जमीन पर से सरकाधिकार एक बार ही समाप्त कर दिया। किसी की कोई जमीन नहीं, सब सरकार की जमीन है, इस पर आओ, खेती करो, काम करो, जितना काम करोगे उस हिसाब से सबको मिलेगा। और वह भी वो स्वयं तय कर दिए, एक लेबर को जितना चाहिए उतना ही, कलेक्टर को उतना ही, वीडियो को उतना ही, हर सबको बराबर, समाज को पूरा बराबर करने को दिया है। प्राउड करता है विचित्रम पात्र धर्म समानम न हो सकती, एक बराबर सब नहीं हो सकती, सबकी क्वालिटी अलग है, सबकी साइकोलॉजी अलग है। एक व्यक्ति है जो थोड़े से पैसों में ही काम करने को तैयार है, लेकिन काम टेबल पर बैठ के होना चाहिए, कागज कलम का होना चाहिए। उसको अधिक पैसा देकर लेबर का काम आप नहीं करवा सकते, वो नहीं करने जाएंगे। आज देखें तो हमारे समाज में जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, शिक्षित बेरोजगारों की संख्या जब बढ़ रही है, इसका मूल कारण यही है। हर आदमी चाहता है सरकारी नौकरी, ताकि हमको टेबल पर बैठे रहना पड़े। वो अधिक मुनाफा, अधिक लाभ उसको प्राइवेट जॉब में है, लेकिन वह नहीं करना चाहता, क्योंकि वह काम करना पड़ेगा, अधिक काम करना पड़ेगा, अधिक भागा दौड़ी होगी। क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने से ही उनके मन में ये बैठ गया है, जो सरकारी नौकरी है वो आराम की नौकरी है, इसमें अधिक पैसा है, अधिक चांस है हमारे पास। तो मनुष्य की जो साइकोलॉजी है, इसके अगेंस्ट में जाकर के रूस के कम्युनिस्टों ने, रूस ही नहीं बल्कि जितने भी कम्युनिस्ट कंट्री थे तत्कालीन, जो सोवियत संघ में जितने भी कंट्री थे, सब ने यही व्यवस्था लागू की। और परिणाम हुआ कि सब लोग धीरे धीरे काम के प्रति उदासीन हो गए। हमको भी उतना ही मिलना है, उसको भी उतना मिलना है, तो हम अधिक मेहनत क्यों करें, हमको हमें पढ़ने की ज़रूरत है, क्यों हमें दिमाग खपाने की ज़रूरत है। तो धीरे धीरे प्रोडक्शन बिल्कुल कम हो गया, और फाइनली आपने देखा 1990 आते आते जितने भी कम्युनिस्ट कंट्री थे सब के सब टूट गए। तो कलस्की फार्म का जो उसका आइडिया था वो समाप्त हो गया, फिर वापस से उसी की जगह आ गए। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि 1-2 दिन में मनुष्य का मन तैयार नहीं होगा, इसलिए एक्सटर्नल प्रेशर देने की आवश्यकता नहीं। थोड़ा बहुत एक्सटर्नल प्रेशर हम देंगे, जैसे हम ये जो स्टेज बाय स्टेज कर रहे हैं, ये एक्सटर्नल प्रेशर है। हम कह रहे हैं कि देखो आ जाओ कलेक्टिव फार्म में, आ जाओ कोऑपरेटिव में, तो तुम्हारा फायदा होगा। लेकिन हम ध्यान रख रहे हैं उसकी साइकोलॉजी का भी, कि ज़बरदस्ती हम उससे नहीं कर रहे हैं, हम ज़बरदस्ती उसको नहीं कह रहे हैं हमारे कोऑपरेटिव में तुमको आना ही पड़ेगा। हम कह रहे हैं आ जाओ तुम्हारा फ़ायदा होगा, और हम उसको फ़ायदा दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके मनुष्य का मन तैयार हो जाएगा, और वो फिर ज़मीन का जो उसका लगाव है, जुड़ाव है, वो छोड़ करके सब कोऑपरेटिव के साथ हो जाएंगे। और वह जो समय होगा तब मनुष्य, जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है परमात्मा के प्राप्ति, उसकी ओर फिर वो आगे बढ़ सकेगा। अब इसमें बात आती है कि लोग कह सकते हैं कि जितने भी आज तक कोऑपरेटिव खुले हैं, बने हैं, सब के सब फेल हो गए, कोई कोऑपरेटिव नहीं चला है।
आज भी अगर हम बात करें चलो भाई सब लोग मिल करके कोऑपरेटिव खोलते हैं, तो वहाँ से अगर 10 लोग हैं बैठे तो 5 लोग जरूर बोलेंगे अरे बहुत देखा कोऑपरेटिव, कुछ नहीं होता, सब फेल हो जाएगा। ऐसा ही आज तक होता आया है। क्यों होता आया है? क्योंकि कोऑपरेटिव की सफलता जिन बातों पर निर्भर करती है उसमें से कुछ भी अवेलेबल नहीं था। कोई भी कोऑपरेटिव तब सफल होता है जब उसमें जुड़े हुए लोग मॉरलिस्ट हो, नैतिकवान लोग हो। अदरवाइज अगर थोड़ा सा भी बेईमान व्यक्ति है तो उसमें से सेंध मारता जाएगा और धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगा। तो मॉरलिटी बहुत जरूरी चीज़ है। दूसरी चीज़ है स्ट्रिक्ट सुपरविजन। अगर सुपरवाइज करने वाले लोग नहीं हैं तो जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, मनुष्य का मन क्या है, पशु से आया है, तो पशु की प्रवृत्ति उसके अंदर हमेशा है, वो अधिक से अधिक चुरा लेने का प्रयास करेगा। चाहे कितनी ही साधना करता है, यम नियम की बात करता है, मौका जब मिलेगा तो वह जो उसके अंदर की हीन वृत्ति है वो सामने आ जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है स्ट्रिक्ट सुपरविजन। अगर देखने वाला कोई नहीं है, हिसाब लेने वाला कोई नहीं है, देखिएगा आदमी कितना भी अच्छा आदमी है, जब हिसाब मांगेगा तो उसमें उसको झल्ला होता है तो कहीं अगर उसकी गड़बड़ी है, कुछ भी 1 रुपये के इधर उधर है, तो इसलिए स्ट्रिक्ट सुपरविजन जरूरी है, अदरवाइज कोऑपरेटिव सक्सेसफुल नहीं होगा। और तीसरी चीज़ है होल हार्टेड एक्सेप्टेंस। सब लोग इसको दिल से स्वीकार करें। जैसे पहले अन इकोनॉमिक वाले लोगों को हमने लिया, फिर इकोनॉमिक वाले भी तैयार हो गए, दिमाग ठीक है कोऑपरेटिव, इसमें जाना चाहिए। फिर स्टेज पर स्टेज आते आते फिर हमें नई जमीन भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो उसके लिए भी वो तैयार हो जाएंगे। फिर हम कहेंगे नहीं जमीन किसी की नहीं है, सबकी जमीन है, तो उसके लिए भी वो तैयार हो जाएंगे। तो ये जो एक्सेप्टेंस है, ये जब तक पब्लिक में नहीं होगी तब तक कोऑपरेटिव सक्सेसफुल नहीं होगा। कोई कहे कि नहीं मेरी ज़मीन है मैं नहीं दूंगा, तो फिर आपका कोऑपरेटिव नहीं सक्सेसफुल होगा। तो हम जानते हैं भारत देश में पहले भी कोऑपरेटिव खुला है, सरकार की तरफ से भी कोऑपरेटिव का बहुत प्रयास किया गया है। गांव-गांव में कोऑपरेटिव के हमें देखिए बिल्डिंगें बनी, बिल्डिंगें ही बनी रहेगी और कुछ काम नहीं होगा, तो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। कारण यही है, आज भी मोदी सरकार ने एक कोऑपरेटिव का मंत्रालय ही बना दिया है, लेकिन हमने अभी तक नहीं देखा कि कोऑपरेटिव की ओर से कोई भी वर्क हुआ है। ये केवल राजनीति करने के लिए कोऑपरेटिव की बातें करते हैं, उनको प्रैक्टिकली कोई लेना देना नहीं है। तो कोऑपरेटिव की सफलता के लिए हम लोगों को कुछ रोल मॉडल तैयार करना पड़ेगा, हमको दिखाना पड़ेगा कि हमारा कोऑपरेटिव इतना सक्सेसफुल है, इसी में सबका लाभ है, तभी लोग आएंगे। अब आगे कहते हैं कि कृषि जो आज घाटे का सौदा है इसको लाभदायक बनाना है, कोऑपरेटिव को सक्सेसफुल बनाना है, तो इसमें आधुनिक यंत्रों का भी प्रयोग करना पड़ेगा। आज हम देख रहे हैं, आज पहले के ज़माने में जब सिंचाई करनी होती थी तो पंप सेट लगा होता था और नाले से उतर के पानी बहता था, खेत तक पहुँचते पहुँचते उसको आधा घंटा लगता है, और इस आधे घंटे में जितना पानी निकला वो सब जमीन अपना सोख लिया, खेत तक पहुँचाए। तो इस व्यवस्था में बहुत सारा पानी बर्बाद हुआ, समय बर्बाद हुआ, डीजल बर्बाद हुआ, खर्चा मारा पड़ा। तो इसको कम करना है, तो उसके लिए क्या आया, पाइप का प्लास्टिक की पाइपें आने शुरू हुई। अब उसको डायरेक्ट हम खेत तक पहुँचा सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा गेहूँ की जब खेती होती है, गेहूँ के खेत में पानी लगाना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि खेत इतना ड्राई हो जाता है और मिट्टी भुरभुरी रहती है, उसमें कितना भी पानी दीजिए वो बिल्कुल सोख लेगा। तो इसको अगर पानी हम अधिक से अधिक दें तो अंडरग्राउंड वाटर भी कम होगा, दूसरा हमारा डीजल अधिक से अधिक जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी अधिक जा रहा है, खर्चा बढ़ रहा है। तो आजकल आपने देखा होगा वो स्प्रे करने वाली मशीनें आती हैं,
जमीन पर लगा के वो अपने आप कम से कम 10-15 फीट तक स्प्रे करते हैं। ये इजराइल की टेक्नोलॉजी है। इजराइल वाले अपने उस रेगिस्तान में जहाँ रहते हैं वो पूरा रेगिस्तान है, उस रेगिस्तान में भी उन्होंने सर्वाइव करने के लिए ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है। तो उस टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग करते हैं तो देखते हैं कि बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, कम बिजली की आवश्यकता है, हमारा खर्च कम हो रहा है। आजकल आपने सुना होगा ड्रिप इरीगेशन, जहाँ जहाँ लगभग 1-1 फीट पर वो छोटे छोटे छेद रहते हैं, बस बहुत पतली सी पाइप होती है, उसमें छोटा छोटा छेद होता है, उस छेद से थोड़ा सा 1-1 बूंद पानी निकलता है और पौधे को 1-1 बूंद ही जरूरत है, उसको बहुत अधिक 1 लोटा पानी की जरूरत नहीं है। तो जैसे 1 लोटा पानी आप सुबह में डालेंगे 1 घंटे के बाद वो सब गायब हो जाएगा। लेकिन वो ड्रिप इरीगेशन सिस्टम से क्या होता है, उसको दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी मिलता जाता है। जिसके पास पाइप खरीदने का पैसा नहीं है, गरीब लोग हैं, उनको आपने देखा होगा प्लास्टिक की बोतलें डंडे से लटका देते हैं, जैसे इंसानों को सिलाई चलाते हैं उस तरह से पौधों को सिलाई चला रहे हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी है, इसका हमें प्रयोग करना पड़ेगा। ट्रैक्टर से खेती करनी पड़ेगी, बैलों का जमाना अब नहीं रह गया। आज जिसके पास 1 बीघा जमीन है उसके पास भी 1 जोड़ा बैल है, किसी के पास 50 बीघा जमीन है उसके पास भी 1 जोड़ा। 1 जोड़ा बैल की कैपेसिटी है कि हम 50 बीघा खेती उससे कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास 1 बीघा है वो भी 1 बैल रखा हुआ है, तो उसके लिए तो घाटे का ही सौदा है, क्योंकि बैल को बिठा कर खिलाना पड़ रहा है, बैल का यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। तो अब उस जमाने से हम लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा, बैलों को छोड़ना पड़ेगा, अब ट्रैक्टरों को अपनाना पड़ेगा। ट्रैक्टर क्या करता है, अधिक नीचे तक मिट्टी खोल डालता है, तो नीचे की जो मिट्टी है वो ऊपर आ जाती है, ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाती है। जब हम खेती करते हैं तो ऊपर का जो लेयर है उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि पौधों ने सारा उसका जो मिनरल से खींच लिया होता है। तो जब ट्रैक्टर से हम खेती करते हैं तो नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है, तो जो नीचे की उपजाऊ मिट्टी है वो ऊपर आ रही है, तो उसकी खेती अच्छी हो सकती है। उसी तरह से जब कोऑपरेटिव फार्मिंग होगी तो हमें उसमें लोगों की आवश्यकता कम पड़ेगी, क्योंकि हम अधिक से अधिक यंत्रों का प्रयोग करेंगे। तो आज एक व्यक्ति जो बैल लेकर के हल लेकर के खेत में गया हुआ है, खेती कर रहा है, अपना जुताई कर रहा है, तो उसकी पत्नी घर में उसके लिए खाना बनाने में लगी हुई है, खाना को पैक करके टिफिन में भर करके फिर वो भी जा रही है खाना पहुँचाने के लिए। ये जो महिलाओं का ये जो समय बर्बाद हो रहा है उसको खाना पहुंचाने में, आने में, ये समय उनका बचेगा तो उन महिलाओं का भी अधिक समय मिलेगा अपने मानसिक विकास करने के लिए या और कुछ काम करने के लिए। तो अगर ऐसी व्यवस्था हो गई, ये कोऑपरेटिव का सिस्टम हमारा सक्सेसफुल हो गया, तो हर गांव अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होगा, हर परिवार अपना जीवन बहुत अच्छे तरीके से जी पाएगा। और आज जो शहर के लोग गांव के लोगों को पिछड़ा समझते हैं, गरीब समझते हैं, वो समझना बंद कर देंगे, तब गांव का भी लोग अमीर होगा, उसके पास भी पैसे होंगे, बच्चे की कैपेसिटी होगी, उनका जीवन भी शहर के जो अच्छे लोग हैं जिनके पास पैसे हैं उनके जीवन जैसा ही हो जाएगा। अब इस बीच में एक नया टर्म बाबा यूज कर रहे हैं, कृषि पूंजीपति, दलाल। ये दलाल क्या काम करते हैं, इनके पास अपनी कोई जमीन नहीं है, खेती बाड़ी कुछ नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, दूसरों की जमीन लेते हैं और किसी और से उस पर खेती करवा करके सारा मुनाफा कमा लेते हैं। आज आपने पिछले साल कृषि बिल आया था, कृषि बिल जो आया था उसमें भी सेम इसी तरह की कल्पना थी। जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं वो आपके खेत में आपसे ही खेती करवाएंगे और सारा उत्पादन लेकर जाएंगे, सेम उसी पैटर्न पर। ये है कृषि पूंजीपति को कहते हैं, ये दलाल है। तो प्राउड के जो कोऑपरेटिव सिस्टम है इसमें इन दलालों के लिए कोई जगह नहीं होगी।
तो अब ये जो कोऑपरेटिव हमारा होगा, इसको चलाने के लिए मैनेजमेंट कमेटी भी हमें बनानी पड़ेगी जो इसको मैनेज करे। ये मैनेजमेंट कमेटी में कौन से लोग होंगे? जो बाहर के लोग होंगे? नहीं, इसमें वही लोग होंगे जिनका जमीन इस कोऑपरेटिव के अंदर में है। आज हम देखते हैं जितने भी बड़े बड़े बोर्ड हैं, बड़े बड़े जो फर्म हैं, उनका सीईओ, उनका चेयरमैन, उनका सेक्रेटरी किसी बाहर की दुनिया से आ रहा है जिसको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। क्रिकेट का कंट्रोलर एक ऐसा आदमी जिसको क्रिकेट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। पॉलिटिशियन है, वो पॉलिटिक्स कर सकता है, लेकिन वो क्रिकेट को कंट्रोल कर रहा है। फुटबॉल की टीम का कंट्रोल कौन कर रहा है? कोई दूसरा आदमी जिसको कोई नॉलेज नहीं है। तो साउथ के कोऑपरेटिव में इस तरह की व्यवस्था नहीं होगी। जो लोग इस कोऑपरेटिव में शेयर करेंगे जमीन, वही लोग इसकी मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स होंगे। और ये जो मेंबर्स होंगे ये फ्री एडवाइस नहीं देने वाले हैं। किसी को अगर फ्री में काम करवाएं तो बहुत दिनों तक नहीं करेंगे, मन से नहीं करेंगे। तो ये जो मैनेजमेंट कमेटी के लोग होंगे ये भी हमारे कोऑपरेटिव के वर्कर्स हैं। तो इनको भी हमें इनकी एडवाइस के लिए, सलाह के लिए, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल वर्क कर रहे हैं, कोऑपरेटिव कैसे चलेगा, कैसे सक्सेसफुल होगा, हमें क्या लाना है, क्या लगाना है, ये इंटेलेक्चुअल वर्क हमारे लिए कर रहे हैं। इसलिए उस इंटेलेक्चुअल वर्क के एवज में उनकी भी सैलरी फिक्स की जाएगी। अब जो इतनी बड़ी खेती जब होगी, इतने जब टेक्निक का यूज किया जाएगा, तो हर आदमी तो इतना टेक्नीशियन है नहीं, तो उसके लिए हमें टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ेगी। खेती के मामले में जो बहुत अधिक जानकार लोग हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे ऐसे लोगों को भी हमें इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उनको रोजगार देना पड़ेगा। जो हमारे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको हमें उस तरह की नॉलेज के लिए तैयार करना पड़ेगा। उनको उसी प्रकार की शिक्षा दी जाएगी, किसी से संबंधित टेक्निक्स वो सीखेंगे। तो उनको हम इस कोऑपरेटिव में इन्वॉल्व करेंगे और उनकी जो सेवा है उसके लिए उनको सैलरी दी जाएगी। कभी कभी हम देखते हैं कि किसी इलाके में बहुत अधिक लेबर है और किसी इलाके में आपको काम करने के लिए आदमी नहीं मिलेगा। आपको पंजाब में आपने फसल तो खूब उगा ली, लेकिन फसल काटने का समय आया तो लेबर आपको नहीं मिलेगा। तो अब किसी इलाके में है कि इतना लेबर है कि उसके पास काम ही नहीं है, तो वो अपना इलाका छोड़ के दूसरे इलाके में आते हैं। जो बिहार के मजदूर हैं वो पंजाब आते हैं, हरियाणा आते हैं, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, असम के चाय बागानों में सब जगह वो जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि जिन इलाकों में काम नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, प्रोग्रेस नहीं है, तो उस इलाके में श्रम अधिक हो जाता है, लेबर अधिक हो जाता है। तो उन लेबर को हमें कैसे यूटिलाइज करना पड़ेगा? तो उस इलाकों का हमें डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अधिक से अधिक वहाँ रोजगार देने के लिए अधिक से अधिक इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। तो जब हम इंडस्ट्री लगाएंगे, नौकरी की व्यवस्था करेंगे, तो सबसे पहले उसमें जो मौका दिया जाएगा वो स्थानीय लोगों को दिया जाएगा, जो लोकल पीपुल है। सबसे पहले रोजगार उनको ही मिलना चाहिए। क्या होता है आज के समय में, बाहर से लोग आए, यहाँ पर रहने लगे, नौकरी जितनी है क्योंकि वो टैलेंटेड लोग हैं तो उनको नौकरी मिल गई, तो जो लोकल लोग हैं यहाँ के रहने वाले उनको नहीं मिल गई। तो इसके कारण क्या होता है, लोकल लोगों में विद्रोह की भावना पनपती है। जो बाहर से आए हुए हैं उनके प्रति घृणा का भाव पनपता है। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में कैसे एक मूवमेंट ही चलाता है, सारे बाहर के लोगों को बाहर कर दो, केवल मराठी मनुष्य रहेंगे। क्योंकि ये जब उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उनकी समस्याएं हल नहीं हो रही है, तो वो अपना गुस्सा निकालेंगे इस तरह से। इसलिए सबसे पहले स्थानीय लोगों को ही नौकरी देना पड़ेगा।
और उसके बाद अगर जगह बचती है तभी हम बाहर के लोगों को रोजगार देंगे। इसमें लोकल किसको कहेंगे? मान के चलिए आप पंजाब में रहते हैं, 50 साल पहले आप बिहार से आए थे या उत्तर प्रदेश से आए थे, यहीं पर रहेंगे, आपके बच्चे भी यहीं होंगे, वो भी यहीं बड़े बड़े बड़े, फिर उनके बच्चे भी यहीं पले बढ़ रहे हैं, तो क्या वो लोकल नहीं है? क्या लोकल हम सिर्फ उनको मानेंगे जो एकदम आदिम काल से यहाँ पर रह रहे हैं? तो नहीं, लोकल हम उनको कहेंगे जिन्होंने अपने आर्थिक हितों को स्टेट के आर्थिक हितों से मिला दिया है, जो इसी जगह के लिए काम कर रहे हैं, अपना सारा श्रम इसी जगह की डेवलपमेंट में लगा रहे हैं, अपनी सारी पूंजी यही लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से पैसा कमा करके कहीं और भेज रहे हैं। जैसे बिहार से लेबर आते हैं, यहाँ काम करते हैं, पैसा देकर भरते हैं, फिर गाँव चले जाते हैं, तो उस तरह के लोग लोकल पीपुल नहीं कहलाएंगे। जो यहीं रहते हैं, यहीं के लिए काम करते हैं, अपना सारा पैसा भी यहीं इन्वेस्ट करते हैं और स्थानीय भाषा भी जानते हैं। ऐसा नहीं कि बिहार से आए हैं, मैथिली बेल्ट से आए हैं तो यहाँ पे हम मैथिली ही बोले जा रहे हैं, अपने बच्चों को भी मैथिली सिखा रहे हैं, उसके बच्चे भी मैथिली ही जान रहे हैं और पंजाबी का एक शब्द भी नहीं जानते हैं। ऐसे लोग व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको सेंटिमेंट नहीं है यहाँ के बच्चे, तभी वो यहाँ की भाषा नहीं सीख रहे हैं। तो उन्हें भाषा भी आनी चाहिए, तभी उनको हम स्थानीय कहेंगे, लोकल कहेंगे। तो नौकरियों में लोकल को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। कर की जो व्यवस्था, टैक्स की व्यवस्था है, एग्रीकल्चर टैक्स, ये किस प्रकार से होगा? पहले के समय में राजा महाराजाओं के टाइम में जो कृषि की भूमि होती थी, उस भूमि की उपजाऊपन कितना है, इसके आधार पर तय होता था कि कृषि का कर उसको कितना देना है। किसी समय में अगर बाढ़ आ गया या और कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, सूखा हो गया, फसल नहीं हुई, तो उस समय में उनका कर माफ भी करते थे राजा लोग। लेकिन जब अंग्रेज आए, उनको तो किसी से कोई मतलब था नहीं, उन्हें टैक्स चाहिए था। उन्होंने फिक्स कर दिया इतना टैक्स चाहिए तो चाहिए, चाहे तुम्हारे फसल हो ना हो, कोई मतलब नहीं। तो प्राचीन जो युग था मुसलमानों के आने से पहले तक, उस समय 1/4 हिस्सा जो फसल होती थी या जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका 1/4 राजा को कर के रूप में देना पड़ता था। और इसमें अनाज के साथ साथ वो चाहते कि अगर मान के चलिए किसी के खेत में इतना अनाज हुआ है कि सिर्फ अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है, तो उसे परिवार के लिए तो चाहिए, वो टैक्स देंगे तो फिर वो होते रह जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में वो चाहते तो अपने पशुओं को भी टैक्स के रूप में दे सकते हैं। जो भी घोड़ा बैल जो कुछ भी उसके पास है, बकरी भेड़, वो भी टैक्स के रूप में दे सकते थे। तो इसमें उन्हें बड़ी सुविधा होती थी, किसी को कोई कष्ट नहीं था। लेकिन आज के समय में क्या है, टैक्स रुपयों में देना पड़ता है। और रुपयों के साथ समस्या ये है, जैसे किसान की फसल तैयार हुई तो टैक्स देना है तो उसको औने पौने दाम पर बेचना पड़ेगा, तो इससे उसको नुकसान भी होगा और फसल की कीमत भी उसको नहीं मिलेगी। तो लेकिन अगर पुरानी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को हम ले आए, जितना फसल हुआ उसमें से ही हमको टैक्स दिया जाए, गवर्नमेंट को टैक्स मिले, तो इससे क्या होगा कि किसानों को भी फायदा होगा, उसको मंडी में जाकर के औने पौने दाम पर बेचना नहीं पड़ेगा। दूसरा, स्टेट को भी फायदा होगा कि उसके भंडार में बहुत सारा अनाज इकट्ठा रहेगा। जो विपरीत परिस्थितियों में, मान लीजिए देश में बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, था रिलीफ करना है, तो वहाँ पर वो दे सकें, तो सरकार को ये सुविधा हो जाएगी।
तो इस प्रकार से ये चैप्टर अभी कंक्लूड हो रहा है। हमने सारी समस्याओं को जाना और उन समस्याओं का निराकरण एकमात्र प्रारूप है। प्रारूप जो कोऑपरेटिव व्यवस्था है वही इन सारी समस्याओं का हल है। अगर कोऑपरेटिव हम सक्सेसफुल कर पाए तो हर व्यक्ति को जीवन का अधिकार मिलेगा, उनकी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी होगी और वो अपनी जो न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भागा दौड़ी कर रहा है सुबह से शाम तक, उसको साधना के लिए भी समय नहीं है। आज किसी को पूछिए कि साधना करते हैं, टाइम नहीं है दादाजी, सुबह से रात तक बोले जा रहे हैं, इतना सारा काम है। तो ये जो काम उनको बहुत अधिक है, ये काम कम हो जाएगा तो बाकी समय का क्या करेंगे? वो अधिक से अधिक मानसिक वर्क करेंगे, मन को कैसे डेवलप किया जाए, आध्यात्मिक काम करेंगे, अधिक से अधिक साधना कैसे की जाए। तो मनुष्य जिस काम के लिए इस धरती पर आया है वह काम करने का उसको पूरा वक्त मिलेगा और तब जाकर के दुनिया वैसी होगी जैसी हम स्वर्ग लोक की कल्पना करते हैं। एक कल्पना की धरती हमारे इस धूलिमय धरती पर उतर आएगा। परम पिता बाबा की